Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of March 2022, Thursday. Motivation of the day is Go the extra mile. It's never crowded there. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने मैक्सिमम न्यूज़ इंडियन इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड कवर करी हैं। बेसिकली इन न्यूज़ में एम्फेसाइज किया गया कि कैसे रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर, क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर पड़ रहा है। तो बेसिकली कुछ न्यूज़ को कैटेगराइज करके डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि पहली न्यूज़ जो उसमें स्टॉक और रुपी रबल ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूज़ जो है उसमें एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ विल बी अबाउट हायर नॉमिनल जीडीपी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। In the very same category, in the very same section, we will also discuss the risk that increasing crude oil prices are putting on growth prospect of Indian economy. So apart from discussing all these major news, we will also discuss some other news clips that are related to government capital expenditure, LIC IPO, and payment system between Russian firms and Indian banks. तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। स्टॉक्स स्लिप एज क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू सोर। रशिया यूक्रेन की क्राइसिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी कमोडिटी पर देखने को मिल रहा है तो दैट इज़ क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली शूट कर रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें इंडाइसेस की तो बेंचमार्क इंडाइसेस इन इंडिया स्लिप्ड मोर देन 2% इन इंट्राडे ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल prices. So tracking weakness in global market as global oil prices are continuously rising and that is rattling the investors, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधा सीधा इंडिया की बेंचमार्क इंडाइसेस पे देखने को मिल रहा है। चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, दोनों में ही फॉल देखने को मिला है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 2.2% का फॉल देखने को मिला है, वहीं निफ्टी में कंपैरेटिवली कम फॉल देखने को मिला है, दैट इज 1.1% का। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहे सेक्टर या सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहे स्टॉक वो बैंकिंग और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो सेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन क्राइसिस, और कमोडिटी के प्राइसेस भी मोमेंटम गेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। और इन सब रीज़न की वजह से देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट द इन्फ्लेशन, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कोविड के ड्यूरेशन में जो इन्फ्लेशन आई थी, जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी और उसका इम्पैक्ट जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पर और अदर इकोनॉमीज में देखने को मिला था इन द फॉर्म ऑफ स्लो डाउन, वही इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से दोबारा से देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स आर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, disruption in global supply chain, economic slowdown, increasing commodity prices, जिसकी वजह से सेंसेक्स जो है वो डाउन हो रहा है फ्रॉम 1 to 2% ऑन डेली बेसिस। हालांकि मेटल एक ऐसा सेक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट ठीक रही है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस का। टाटा स्टील रोज 5.5% मोस्ट अमंग द सेंसेक्स कॉम्पोनेंट, और ये सीधे हम देख सकते हैं कि मेटल इंडेक्स जो है वो 4.6% तक इंक्रीज हुआ है एज द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी जंप टू देयर हाईएस्ट सिंस 2009। एंड दिस इज द इन्फोग्राफिक्स रिलेटेड टू द इंडाइसेस। अगर की निफ्टी पेयर्स की बात करें तो गेनर्स में हमें कोल इंडिया, HDFC, SBI, टाटा स्टील और हिंडाल्को देखने को मिले। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज बिलोंग्स टू मेटल और अलाइड सेक्टर। लूजर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटर कॉर्प्स वर द टॉप लूजर इन केस ऑफ निफ्टी। सेक्टोरल इंडाइसेस को अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, रियलिटी, इन सेक्टर्स में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इन्हें निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर करी, इनके स्टॉक निगेटिवली ग्रो करी हैं। जबकि मेटल, मीडिया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस जो स्टॉक्स हैं उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है इनटू डिफरेंट इंडाइसेस। और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो ब्रेंट क्रूड ऑयल टॉप्स $121 पर बैरल। तो स्काई रॉकेट के फॉर्म में
ब्रंट क्रूड ऑयल जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है 121.89 पर बैरल इंट्राडे ट्रेड हाईएस्ट रेट पर अभी तक ब्रंट क्रूड ऑयल का हुआ है। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अभी जो ओपेक प्लस नेशंस हैं, जिसमें रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, दे विल स्टिक टू देयर प्लान्स फॉर मॉडेस्ट आउटपुट। इट मीन्स अभी आगे आने वाले टाइम में अप्रैल तक आउटपुट को इंक्रीज करने का डिसीजन शायद नहीं लिया जाएगा बाय इग्नोरिंग द यूक्रेन क्राइसिस। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए शायद जो ओपेक प्लस नेशन है वो अपना आउटपुट बढ़ा दे इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट ऐसा कहीं भी अभी फिलहाल के लिए इंडिकेशन नहीं है। और जो ओपेक प्लस का जो प्लान था कि वो अप्रैल के तक अपने आउटपुट को नहीं इंक्रीज करेंगे, हाई प्राइस मेंटेन करेंगे कमोडिटी क्रूड ऑयल का, तो यही प्लान अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि सप्लाई अगर नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो प्राइस है क्रूड ऑयल के वो शूट करेंगे। तो ओपेक प्लस नेशन अभी भी उसी पर्टिकुलर प्लान पे स्टिक हुए हैं, जबकि बहुत सारे कंट्रीज से कंटिन्यूअस प्रेशर है कि आउटपुट को इंक्रीज करके क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, बट स्टिल ओपेक प्लस नेशन आर नॉट वेरी कीन टू इंक्रीज देयर आउटपुट। और अभी तक अगर हम देखें तो 2012 अप्रैल 2012 से लेकर के दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ब्रंट क्रूड ऑयल। और इसका इम्पैक्ट हमें सीधे बॉन्ड डील पर भी देखने को मिला। जिस तरह से यूक्रेन क्राइसिस हमारे इंडाइसेस को इम्पैक्ट कर रही है, क्रूड ऑयल को इम्पैक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रही है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है, उसका सीधा इम्पैक्ट हमें बॉन्ड मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, इंडियन करेंसी पर भी देखने को मिल रहा है। So Indian bond yield edges higher while the rupee weaken on Wednesday. RBI इंटरवेंशन के बाद से भी दोबारा से फिर रुपी में वीकनेस आनी शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से जो इंडियन बॉन्ड यील्ड है वो अपने टाइम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है, tracking a sharp rise in global crude oil prices that threaten to push up the domestic inflation and widen the country's current account deficit, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, वाइडन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट बिल ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया इज अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, हमें ज़्यादा बिल देने पड़ेंगे, डेफिनेटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन करेगा, हमारे पेमेंट ज़्यादा होंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होगा। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो भी बढ़ रही है, रुपी जो है वो 47 पैसे तक फॉल कर गया था रिसेंटली। आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आरबीआई ने एक इंटरवेंशन भी किया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो डॉलर था वो मार्केट में सोल्ड किया था इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इंडियन रुपी, और थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था उस ऑक्शन के ड्यूरेशन में, लेकिन बाद से फिर इंडियन रुपी फॉल होना शुरू हो गया। और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, इंडियन रुपी प्रोबेबली और ज़्यादा फॉल कर सकता है। और रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि रशिया यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से बहुत सारे जो यूएस और वेस्टर्न एलाइड हैं यूएस के, उन्होंने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं, जिसमें से रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया गया और बहुत सारे जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनसे रशिया को बैन कर दिया गया है। और हमने उस एनालिसिस में ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है रशियन इकोनॉमी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पेमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है स्विफ्ट से, या इस तरह के जो बैंक्स हैं उनसे, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, अगर उनसे रशिया को बैन कर दिया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया कि रशिया उन सारे पोर्टल्स को, उन सारे सिस्टम को यूज़ कर पाए, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड रिलेशन और पेमेंट रिलेशन विद इंडिया एंड रशिया, जिसके लिए इंडिया ने रुपी रबल ट्रेड के डिफरेंट अरेंजमेंट या जो प्रायर अरेंजमेंट थे उनको रिवाइव करने की कोशिश करी थी। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट मे सून अलाउ रुपी रबल trade. So government may soon give a green light to the bilateral trade between Russia and India in their national currencies in order to avoid any sort of trade. अगर हम देखें तो एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन एक्सपोर्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस बैन ऑफ रशिया। और एक्सपोर्टर पर ही इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रुपी और रबल के एक डिफरेंट ट्रेड अरेंजमेंट पे जा रही है। हम कहते थे प्रायर ट्रेड अरेंजमेंट था उसको रिवाइव करना, जिससे कि जो पेमेंट है रशिया और इंडिया के बीच में वो हॉल्ट ना हो, बिजनेस बहुत ज़्यादा, ट्रेड बहुत ज़्यादा हॉल्ट ना हो।
तो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, बहुत जल्द ही गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर बाइलेटरल ट्रेड को इनिशिएट करने जा रही है, स्टार्ट करने जा रही है. व्हाइल द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज रिकमेंडेड द प्रपोजल, एन अनाउंसमेंट इज लाइकली टू बी मेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री आफ्टर नंबर ऑफ deliberations फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूड है. तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेड बाइलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट में मिलकर साथ में काम करेंगे. तो उनसे डेलिब्रेशन के बाद बहुत जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इस पर्टिकुलर इशू पर अनाउंसमेंट करेगी. तो अब इन दोनों ही करेंसी को पैक करने के बहुत सारे इसके अलावा अदर भी इशूज़ हैं. इन दोनों ही करेंसीज को पैक करने के लिए क्या एक्सचेंज रेट होगा, किस तरीके से ये दोनों ट्रेड काम करेंगे, क्या डिफरेंट लीगल इश्यूज़ होंगे, इन सारे इश्यूज़ पर डिस्कस करने के बाद द मैकेनिज्म इज़ लाइकली टू बी डिवाइस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड सून. गवर्नमेंट क्यों इतनी जल्दी में? क्योंकि बहुत सारी जो रशियन कंपनीज़ हैं उनका प्रेशराइज कर रही है इंडियन बैंक्स को फॉर मनी, क्योंकि बहुत सारे जो पेमेंट्स डीले थे उनको अब चूँकि रशिया में इस समय पैसे की या मनी की ज़रूरत है, तो रशियन कंपनीज आर एक्चुअली प्रेशराइजिंग द बैंक्स फॉर पेमेंट. और जिस तरह से उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया गया है, तो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर इंडियन बैंक्स और इंडियन कंपनीज और इंडियन इम्पोर्टर्स टू एक्चुअली पे or go through the these types of payment systems. The financial transaction between India and Russia have come to a grinding halt after the Indian banks stopped remitting fund to firms for their export, even as the Russian companies put pressure on the lenders. So most of the payments to Russian firms that are due are related to defense item. हम जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत अच्छी डिफेंस टाइज हैं. रशिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस डीलर फॉर इंडिया. तो इसीलिए जो कंपनीज़ हैं वो आप प्रेशराइज कर रही हैं इंडियन बैंक्स को कि हमारे जो ड्यू पेमेंट्स हैं उनको आप करिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो इस स्विफ्ट या अदर पेमेंट सिस्टम से रशिया को बैन किया गया उसका इम्पैक्ट रशियन इकोनॉमी पर ज़्यादा देखने को मिले. तो दे आर प्रेशराइजिंग द इंडियन बैंक्स एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर दिस बाइलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. February exports rise 22% year on year to $33.8 billion. As per the recent data release, mercantile export means goods का export. Mercantile export witnessed 22.36% year on year growth in the month of फरवरी के मंथ में 22% की ग्रोथ रजिस्टर करी है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स ने. अप्रॉक्सीमेटली $33.81 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से. एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है. एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकॉनमी. हालांकि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट जो रहा इंडिया का पिछले लास्ट 1 सालों में अब $30 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है, कंटिन्यूसली क्रॉस कर रहा है. ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि फरवरी में $33.81 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है. लास्ट 1 मंथ से ये ट्रेंड कंटिन्यू है, बट इट्स पेस ऑफ ग्रोथ स्लोड फॉर द सेकेंड मंथ इन लो. कंटिन्यूसली सेकेंड मंथ में ये जो नंबर्स हैं ये मंथ वाइज मंथ अगर हम कंपेयर करें तो पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में दिस नंबर और दिस क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट इज एक्चुअली लेस. देयर इज आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड इन द वैल्यू ऑफ गुड एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर के मंथ में इंडियन एक्सपोर्ट ने ह्यूज ग्रोथ रजिस्टर करी थी एज पर द प्रिलिमिनरी डेटा रिलीज बाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. और उसके बाद से जनवरी और फरवरी में कंटिन्यूसली ये फॉल हो रहा है. हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में 22% अभी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर मंथ वाइज मंथ देखें तो दिसंबर के बाद से जनवरी में भी फॉल देखने को मिला एक्सपोर्ट में एंड फरवरी में भी फॉल देखने को मिला. और कल हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया का जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज गोइंग टू बी वाइडन फॉर Q4 एज वेल एज अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. और अगर लास्ट 11 मंथ्स की बात करी जाए सो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली $374.05 बिलियन. तो अप्रॉक्सीमेटली $374 बिलियन का एक्सपोर्ट लास्ट 11 मंथ्स में यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडियन इकोनॉमी ने रजिस्टर
किया है एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 93% ऑफ एनुअल टारगेट। एनुअल टारगेट कितना स्टैब्लिश किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? गवर्नमेंट ने $400 बिलियन का टारगेट सेट किया था, उसका 93% जो है वो अचीव हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली $374 का ट्रेड बिलियन डॉलर का ट्रेड एक्सपोर्ट हो चुका है इंडियन इकोनॉमी से। हालांकि अभी एक महीना और बचा है इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में, तो प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली इंडिया विल बी एबल टू अचीव इट्स एक्सपोर्ट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड इंडियाज मर्केंटाइज इम्पोर्ट ऑल्सो विटनेस अ शार्प जंप। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट ही बढ़ रहा है हमारा, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमने बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस करी, यस, लेकिन इम्पोर्ट भी अब बढ़ना शुरू हो गया। अगर इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट शिपमेंट में देखो तो अप्रॉक्सीमेटली $55.01 बिलियन कमिंग इन टू द कंट्री एज पर द रिसेंट डेटा, और पिछले साल के कंपैरिजन में ये 35% ज़्यादा है। तो अगर हम $400 बिलियन के टारगेट में 374 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा 22% इस पर्टिकुलर मंथ में इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट, तो उसके कंपैरिजन में 35% इंक्रीज़ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑल्सो। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा जो इम्पोर्ट रहा, इम्पोर्ट शिपमेंट जो है वो 35% बढ़े एंड एज अ रिजल्ट इंडिया वॉज नेट इम्पोर्टर। तो जिस एक्सटेंड में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उस स्पीड में हमारा इम्पोर्ट नहीं बढ़ रहा, एंड दैट इज व्हाई इंडिया is emerging as a net importer country. That is why our current account deficit is very high and balance of payment is also widening. तो इंडिया ओवरऑल $21.19 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है एंड जो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली $13.12 बिलियन था। तो पिछले साल $13.12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया ने रजिस्टर किया था, इस बार ये इंक्रीज होकर के $21.9 बिलियन हो गया। तो एक्सपोर्ट अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इज़ एक्चुअली नेट एक्सपोर्टर। इंडिया अभी भी नेट इम्पोर्टर कंट्री है। दैट इज़ वाई वी कॉल इंडिया एज अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, और इसीलिए क्रूड ऑयल और जैसे कमोडिटी के प्राइसेस अगर शूट करते हैं तो वो हमारे इम्पोर्ट बिल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स और ट्रेड बैलेंस of India. In graphs, you can just have the glimpse of it. This yellow line indicate the difference between trade and export and import, and this blue line is export and red bar, a red line is import. तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ये एक्चुअली वाइडन हो रहा है। दिस इज़ द कॉमन ट्रेंड इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमें पैंडेमिक में थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल गया था, बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिस वाइडनिंग ट्रेड बैलेंस इज एक्चुअली द जनरल ट्रेंड, और ये अब जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है वैसे वैसे ये वाइडन हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में अगर हम बोले तो इंडिया इज ऑन डेफिसिट पोजिशन। इसके अलावा आप चूँकि इम्पोर्ट बढ़ रहा है, कमोडिटीज़ का इंपोर्ट बना है, बेसिकली पेट्रोलियम कमोडिटीज़ का, जेम्स एंड ज्वेलरीज का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, उसका इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये न्यूज़ सेम एक्सपोर्ट न्यूज़ के साथ ही कवर करी है। क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI अप इन फैब्रुअरी एज कोविड वैंस डिमांड राइजेस। तो चूँकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो चाहे वो हमारी इंटरनेशनल ग्लोबल डिमांड हो, उसकी वजह से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग PMI भी इंक्रीज होगा। सो इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिक्ड अप इन द मंथ ऑफ फैब्रुअरी में जो हमारा एक्सपोर्ट का डेटा है अगर उसको देखें तो बिल्कुल इस PMI से मैच कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड है, और डिमांड है तो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है तो जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं दे आर बाइंग द रॉ मटेरियल, दे आर टेकिंग द परचेजिंग डिसीजन, एंड दैट इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग PMI इज इंक्रीजिंग। तो बिकॉज ऑफ द pick up in the demand in the month of February as different state governments have lifted the COVID-19 related restriction owing to the third wave of pandemic. Now manufacturing PMI has started increasing. So good export data, increased demand, improvement in sentiments, all these reasons are actually impacting the manufacturing PMI,
and I hope those who are regularly following my news channel must be knowing what is manufacturing PMI and how do we actually measure it. 100 के पॉइंट पर इसको मेजर करते हैं, 100 की स्केल होती है, 50 से अगर नीचे होता है PMI, चाहे वो सर्विस PMI हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग PMI हो, अगर 50 से नीचे है तो वी विल से दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और अगर 50 से ऊपर का नंबर है तो देन विल से एक्सपेंशन। और इस पर्टिकुलर मंथ में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग PMI हो 54.9% रहा, इट मीन्स देयर इज़ एन एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। और जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं जो बेसिकली परचेज रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, दे आर गोइंग फॉर डिसीजन, दे आर बाइंग द रॉ मटेरियल, दे आर प्रोड्यूसिंग। So data released by IHS Markit shows that India's Manufacturing Purchasing Manager Index PMI stands for Purchasing Manager Index improved to 54.9 in the month of February after dropping a 4-month low of 54 in the month of January. So January से थोड़ा सा improvement देखने को मिला है in comparison to the month of February as the Omicron variant spread rapidly throughout the country during December and January. So, a print above 50 is considered as expansion, as I told you, while the level below is कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो 54.9 है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ अब स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट द एक्सपेंसेस राइजिंग शार्पली, कंपनीज पास्ड ऑन द पार्ट ऑफ देयर बर्डन टू द क्लाइंट एंड दैट इज वाई सजेस्टिंग प्रेशर ऑन प्रॉफिट मार्जिन, और इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई एंड दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। हायर नॉमिनल GDP may give center a leeway to cut excise duty on petrol and diesel। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन फॉलआउट की वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू गो फॉर सर्टन करेक्टिव मेजर। और ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि जो GDP ग्रोथ है उसको देखते हुए गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा मार्जिन है कि गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल है उस पर एक्साइज ड्यूटी को कट कर सकती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडियन इकोनॉमी। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये लीवरेज है, जो ये लीवर है कौन प्रोवाइड करेगा? जिस तरह से इंडिया की जो न्यू नॉमिनल GDP ग्रोथ के नंबर्स आए हैं अभी रिसेंटली, NSO ने रिलीज़ किए हैं नंबर, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स का डेटा भी रिलीज़ किया है। तो उन नंबर्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर इज़ अ हायर नॉमिनल GDP। बजट में जो एक टारगेट था उससे थोड़ा सा अच्छी GDP रही है। नॉमिनल GDP की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर, रियल GDP की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP नंबर। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कहा है जिस तरह से NSO का डेटा रिलीज़ हुआ है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो टारगेट था नॉमिनल GDP, नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो टारगेट उससे थोड़ा सा अच्छा इंडियन इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स हैव पेग्ड द इकोनॉमिक साइज एट 236.44 ट्रिलियन अगेंस्ट 232.15 trillion as was projected in the first advance estimates for financial year 22। और इसके बाद से अब चूँकि 232.15 का टारगेट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में NSO ने प्रोजेक्शन किया था, जो एक्चुअली में आया रिवाइज होकर के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स में 236.44 trillion, and this higher nominal GDP is actually providing a margin to the government। एक थोड़ा सा मार्जिन है गवर्नमेंट के पास में कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है वो एक्साइज ड्यूटी थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती है विदाउट मच डिस्टर्बिंग द बजट एस्टिमेट। जो बजट एस्टिमेट्स हैं, कलेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी कट करती है। ऑन द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स नंबर, बजट अजम्पशन ऑफ 258 ट्रिलियन GDP एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 मीन्स देयर इज अ 9.1% ग्रोथ। हमने कल डिस्कस भी किया था जब हमने NSO के नंबर्स डिस्कस किए थे कि 9.1% का प्रोजेक्शन किया है NSO ने फॉर नॉमिनल GDP। हालांकि ऐसा देखने पर तो ये GDP जो है वो कम लग रही है, बट देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन ऑन द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोथ। तो इवन द अजम्पशन ऑफ 11.1% growth for financial year 23 by budget on the basis of first advance estimate is considered by many as underestimation। तो ये कहना है कि
अभी तो 23 की बात ना करें हम, अगर 22 का देखें तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा लीवर है. गवर्नमेंट कैन एक्चुअली गो फॉर कटिंग द excise duty on petrol and diesel in order to maintain the price of crude oil or diesel in the Indian economy, so that inflation is the primary concern here. Inflation can be managed little bit, थोड़ा सा RBI को margin भी मिल जाएगा. So former RBI governor Mr. C Rangarajan believe it would be 13% for अपकमिंग फाइनेंशियल. तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी है उसका प्रोजेक्शन 13% का किया गया है. तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छी खासी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रहे हैं एक्सपर्ट और एनएसओ भी. तो ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर के नॉमिनल जीडीपी को देखते हुए नहीं, नेक्स्ट जो आने वाला वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ही रजिस्टर करेगा. तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट स्पेस है. तो इस फाइनेंशियल ईयर 22 की जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 23 की नॉमिनल जीडीपी है उसको देखते हुए गवर्नमेंट शुड गो फॉर रिड्यूसिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अपना डेटा है. जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज़ हुआ है एनएसओ का, उसको देखते हुए कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्शन लगाए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगी. अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर्स हैं वो 11 से लेकर के 15 तक के बीच में फॉल कर रहे हैं. ओवरऑल if we go through 13 to 14% of growth, then this would be 9 trillion more than the amount assumed by the budget, and this will have the repercussion for tax collection, which are taken as 27.5 trillion for financial year 23 by the budget documents. And if the same GDP tax ratio of 10.66% is assumed as given in the budget, the tax mop up would be around 28.47 trillion for financial year. और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट may have to cut excise duty to ease out the burden of any price hike in petroleum and post counting day. And this is the GDP at current price, first advanced estimates, second advanced estimates, budget assumption and growth assumptions in the budget of financial year 23. तो ये black bar जो है indicate कर रहा है first advanced estimate जो कि NSO ने दिया था, and this is the second advanced estimates given by NSO. This is the budget assumption. This is the second advanced estimate and this is the budget assumption and this is the growth assumption for financial year 22-23. You can just have the glimpse of it कि पहले कितना एनएसओ ने प्रोजेक्ट किया, फिर दोबारा कितना प्रोजेक्शन दिया. तो कहीं ना कहीं इंक्रीज है और दिस इंक्रीज इज एक्चुअली गिविंग स्पेस टू द गवर्नमेंट. और यही ग्रोथ को लेकर के भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही ईयर में ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक है. एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट कैन और गवर्नमेंट शुड गो फॉर दिस एक्साइज ड्यूटी कट इन केस ऑफ क्रूड ऑयल. अब देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल जो प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है. राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस पुट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एट रिस्क. सो इंडियन इकोनॉमी में हेडिंग टूवर्ड्स एन ऑयल शॉक फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. जहां पर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 23 की जो ग्रोथ है वो रोबस्ट है, कलेक्शन अच्छे प्रिडिक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कट करे. फिर कुछ का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 कुड बी द ऑयल शॉक फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो $113 पर बैरल का मार्क क्रॉस कर चुका है वेडनेसडे को. पिछले 8 सालों के ड्यूरेशन में दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई amid the escalation Russian and Ukraine tension, financial year 23 is going to be the challenging for government of India अगर ये escalation जल्दी डाउन नहीं होता है, जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है. द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 प्रोजेक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ विद 8 to 8.5%, जहाँ पर उसने ये एज्यूम किया था कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $70 से $75 पर बैरल तक रहेंगे. अब चूंकि एक्चुअली में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 113 तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कम होगी बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस. अगर क्रूड ऑयल की बात करें, एक टर अगर $10 पर बैरल, $10 पर बैरल अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18 में इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था दैट every $10
10 per barrel increase in the price of oil reduce the economic growth with 0.2 to 0.3 परसेंट पॉइंट। तो हर $10 इंक्रीज में इंडियन इकोनॉमी जो है वो 0.2 से 0.3% तक इम्पैक्ट हो सकती है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि अगर 70 से 75 डॉलर पर बैरल के प्राइस पर 8 to 8.5% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी थी इकोनॉमिक सर्वे ने, और एक्चुअल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 113 हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि हर $10 पर बैरल पर इंडियन इकोनॉमी 0.2 to 0.3% डाउन होती है। और इम्पैक्ट अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन पर 1.7% पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ता है एंड वाइडन करंट अकाउंट डेफिसिट बाय अराउंड $9 to 10 बिलियन। तो $10 का इंक्रीज पर बैरल impact the Indian economy's GDP with 0.2 to 0.3%, impact the inflation with 1.7% point, and also widen the current account deficit by $9 to 10 billion. This is the impact of $10 per barrel increase into the crude oil prices. So now we can imagine the growth prospect of India and the risk on growth prospect of India because of this increasing crude oil prices. और इसी को लेकर के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं different रेटिंग एजेंसीज के different फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के they are raising their concern. अब देख लेते हैं some other news clips. Pace of government capex not robust enough field policy makers. तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट रखे हैं दैट इज एम्बिशियस, बट पॉलिसी मेकर्स का एक कहना है कि जो पेस है गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्पीड रखी है, जो उस तरह से डिवाइड किया है क्वार्टर्स में, that speed is actually not enough. So for a number of reasons including the pandemic, global microeconomic factors, the pace of government capital expenditure is not robust lately as policy maker would have liked. तो ये कहना है कि जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को थोड़ा सा पेस कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़्यादा रखनी चाहिए in order to better absorb the shock related to pandemic. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. LIC IPO to be delayed or not, GM likely to take call on tomorrow. So group of ministers is likely to meet on March 4 for deciding the fate of LIC IPO, जो कि मार्च में आना था, लेकिन अब रशिया यूक्रेन की वजह से जिस तरह से मार्केट डाउन हो रहा है, इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट गवर्नमेंट विल कम अप विद द IPO LIC IPO फॉर दिस फिस्कल ईयर. और उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है जहाँ पर डेलिब्रेशंस होंगे और सारे इम्पैक्ट को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि LIC का IPO अब इस मार्च में आना है या नहीं, या इस फिस्कल ईयर में आना है या नहीं, या नेक्स्ट फिस्कल ईयर में. एंड मोस्ट लाइकली डेफिनेटली गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू गेट द लॉस थ्रू दिस IPO, तो मोस्ट लाइकली इस मार्च के मंथ में और इस फिस्कल ईयर में तो LIC का IPO नहीं आएगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. पेमेंट स्टॉप रशियन फर्म्स प्रेशर इंडियन बैंक्स. जैसा कि हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से स्विफ्ट से और अदर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रशिया को बैन कर दिया गया है, नाउ रशियन कंपनीज आर एक्चुअली प्रेशराइजिंग द इंडियन बैंक्स और इंडियन लेंडर्स फॉर गेटिंग देयर पेमेंट्स as soon as possible. So financial transactions between India and Russia have come to a grinding halt after Indian banks stopped remitting funds to firm for their exports, even as the Russian companies put pressure on the lenders. So SWIFT की वजह से भी और बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से भी ये पेमेंट नहीं हो पा रहा. नाउ कंपनीज आर प्रेशराइजिंग और गवर्नमेंट जो है दैट इज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर रूपी ऑन रबल बायलेटरल ट्रेड अरेंजमेंट. कल हमने बैंक के एक्सपोजर की भी बात करी थी. तो एज पर द रीसेंट डेटा SBI's exposure to Russia Ukraine is less than $10 billion. तो रशिया और जिस तरह से रशिया और कनाडा का जो ज्वाइंट वेंचर था उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि SBI और कनाडा का ज्वाइंट वेंचर था रशिया में, उसको देखते हुए कहा जाता है कि SBI का अच्छा खासा एक्सपोजर होगा. और RBI ने डेटा भी मांगा था सारे बैंक से कि आपका रशिया यूक्रेन में कितना एक्सपोजर है. तो SBI जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है, उसका रशियन इकोनॉमी और यूक्रेन में अप्रॉक्सीमेटली $10 मिलियन से भी कम का एक्सपोजर है. तो बैंक RBI जो ये चाह रहा था कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर इस पर्टिकुलर टेंशन का, उसको एनालाइज करना था. और ऐसा हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, बट
येस SBI जो कि इंडिया का इम्पॉर्टेंट लेंडर है, मेजर लेंडर है, उसका एक्सपोजर था यूक्रेन और रशिया में थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स। तो उसको एनालाइज करके नंबर्स जो आया वो है कि $10 मिलियन से कम का एक्सपोजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रशिया में, विच इज़ फेसिंग सैंक्शन following the invasion of Ukraine. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.